Enzymes Chapter 3 Lock and Key Induced Fit Model. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। हमारे एएस के सिलेबस में एंजाइम्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। एंजाइम्स का यहाँ पर जो करैक्टर्स और एंजाइम के बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी ओ लेवल से थोड़ी सी एडवांस है। पहले हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं और एंजाइम्स के वो करैक्टरिस्टिक्स जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर डिटेल एंजाइम्स की समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स हमें अच्छी तरह पता है कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर नोन टू बी अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हम उन तमाम केमिकल्स को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन इट, उसमें इस्तेमाल नहीं होते, उसमें खर्च नहीं होते। तो जो भी कैटलिस्ट हैं वो स्पीड अप जरूर करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन स्पीड अप करने के साथ साथ वो उसमें यूज नहीं होते। तो ये एंजाइम्स भी वो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे तमाम सेल्स में जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप तो करते हैं और उसमें यूज नहीं होते, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म, all the chemical reactions occur in the body are known to be a metabolism, but इसमें अगर मेटाबॉलिज्म में किसी भी नए मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हो रही हो थ्रू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक फोटोसिंथेसिस, इट इज नोन टू बी एनाबोलिज्म। तो हम उसे एनाबोलिज्म कहते हैं। मतलब ये कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबोलिज्म। लेकिन अगर एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हो तो वो होता है कैटाबोलिज्म। जैसा कि रेस्पिरेशन में होता है कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म बेसिकली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, और एंजाइम ये दोनों तरह की रिएक्शंस करवाता है। बहुत सी जगहों पर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर कर बॉन्ड बनाकर एक नई प्रोडक्ट बनाता है, और बहुत सी जगहों पर एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके दो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर प्रोडक्ट बना रहा होता है। और ये याद रखिए कि हमारे तमाम केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं, कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है वो एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें अच्छी तरह पता है कि एंजाइम्स जो हैं, जो ग्लोबुलर हैं, तमाम ग्लोबुलर एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिव साइट्स होती हैं। दे हैव अ डिप्रेशन विद इन देयर स्ट्रक्चर ऑल्दो दे हैव अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये पॉलीपेप्टाइड के बने हुए हैं मगर इनके अंदर ग्रूव है, इनके अंदर एक डिप्रेशन है, इसके अंदर एक जगह है, और ये जगह जो है ये एक्टिव साइट्स कहलाती हैं। तो जो एक्टिव साइट्स हैं ये वो जगह होती हैं जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। अब सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है? सबस्ट्रेट इज द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। तो सबस्ट्रेट जो हैं वो आकर एक्टिव साइट में फिट होते हैं, और तमाम एंजाइम जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, उनके स्पेसिफिक ही एक्टिव साइट्स की शेप्स हैं, और इसीलिए उनके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स हैं जो इनके साथ आकर अटैच होते हैं और बाइंड होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो है उनका टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है। टर्नओवर रेट से मुराद ये है कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने का उनकी जो स्पीड है, टर्नओवर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि एक सेकंड में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो कैटालाइज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है। उस एग्जाम्पल में बहुत से कैटालेज एंजाइम्स हैं
जो कि 1 सेकंड में नियर अबाउट 1 मिलियन जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर हम और भी बहुत से एंजाइम्स की बात करें तो उसमें एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम नोन एंड it can remove near about 6 lakh molecules of carbon dioxide per second। तो पर सेकंड 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज करता है, रिमूव करता है, ब्रेक करता है। तो इनका टर्नओवर रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। दे हैव अ वेरी हाई स्पीड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं हमें पता है कि दे आर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। उसको हम आने वाले लेसन्स में, आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर, पीएच और ये बाकी फैक्टर्स किस तरह एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं या इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने ओ लेवल्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो कि सेल्स के बाहर एक्सटर्नली वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे सलाइवा में। हमारा जो सलाइवा है उसमें एमिलेज एंजाइम मौजूद है जो कि हमारी फूड में मौजूद स्टार्च को फौरी तौर पर डाइजेस्ट करता है और वो सेल्स से बाहर हमारे मुंह में काम कर रहा है। इसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, तो वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो प्रोटीएज होता है, पेप्सिनोजिन होता है, जो पेप्सिन बनकर एक्ट करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आउटसाइड द सेल्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स दे फाउंड इनसाइड द सेल्स इन द ऑर्गेनेलीज। तो वो तो तमाम सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है और वहां पे एंजाइम्स यूज हो रहे हैं और बाकी सारा मेटाबॉलिज्म जो सेल्स में हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स। तो वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की कि एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये दो ग्राफ आपके सामने हैं, इसमें पहले ग्राफ में जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स के केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा है। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस अगर हम टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स को मिक्स करके करवाना चाहें तो हमें उसे हीट करना पड़ता है। जब उतनी हीट मिलेगी तब ये रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। कैसे मुमकिन है ये इस तरह से मुमकिन है कि एंजाइम्स जो हैं वो जब अटैच करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट में, तो एक्टिव साइट में उनके पास दो और साइट्स या उनके और आर ग्रुप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बाइंडिंग एक्टिव साइट्स एंड सेकंड वन इज कैटालिटिक एक्टिव साइट। इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट में डेफिनेटली एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड यू नो वेरी वेल कि जो प्रोटीन्स हैं जो ग्लोबुलर हैं दीज आर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं ग्लोबुलर हैं उनके आर ग्रुप्स जो है हाइड्रोफिलिक, दे आर आउटसाइड। तो एक्टिव साइट में भी आर ग्रुप्स जो है वो बाहर है। हाइड्रोफिलिक, पोलर आर ग्रुप्स बाहर की तरफ है। उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स तो पहले सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाकर उसको अटैच करते हैं, उसको जकड़ते हैं, उसको एक्टिव साइट के अंदर बांधते हैं और जब उसको वो अपने साथ बॉन्ड बनाकर अटैच करते हैं तो साथ ही उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को रोटेट करते हैं। उसके सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एंगल्स को इस तरह से रोटेट करते हैं कि कम से कम एनर्जी लगे और ये टूट जाएं या जुड़ जाएं।
तो जब बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट में जो बाइंडिंग साइट वाले अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाकर उसको रोटेट करते हैं, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आते हैं। उस तब्दीली की वजह से, उनके रोटेशन से ऐसा एंगल उनके मॉलिक्यूलर पोजीशन बनती है जिसकी वजह से कम एनर्जी लगने पर भी वो रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो करते हैं। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। अब एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक हैं, ये बात हमने कर ली है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी तक हमने बात की है ना, और कैटाबॉलिज्म की बात की है। अब एंजाइम की जनरल कैरेक्टर्स के बाद हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हाउ एंजाइम वर्क। देखिए, एंजाइम किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं। हमने एंजाइम्स, प्रोटीन्स को एक्चुअल नहीं देखा, मगर कुछ हाइपोथेसिस, मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से। तो दो मॉडल जो हैं वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम कैसे वर्क करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो पहला मॉडल जो है वो है लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो एंजाइम है वो तो है एक ताला, लॉक, और उसकी एक्टिव साइट मौजूद है, और उसकी एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, फिक्स्ड है, मगर कंप्लीमेंट्री है टू द सबस्ट्रेट। कंप्लीमेंट्री मींस एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि सबस्ट्रेट की शक्ल है, उसके मुताबिक ढली हुई है, कंप्लीमेंट्री है। तो सबस्ट्रेट आसानी से आकर इसमें फिट होता है एक्टिव साइट में, और एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आती, और अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब ये आपस में एक्टिव साइट साथ बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और एंजाइम जो है एज इट इज अगेन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो तो बड़ा सिंपल है, और 1860s में कहीं इसको प्रपोज किया गया था, और इसमें बहुत से फ्लॉज थे। इसको अमेंड किया 1960s में इंड्यूस फिट मॉडल सेंगर ने प्रपोज करके। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसने कहा कि ठीक है, एंजाइम ही लॉक है और सबस्ट्रेट ही उसकी की है, मगर एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, नॉट कंप्लीटली कंप्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। वो 100% सबस्ट्रेट के मुताबिक नहीं ढली हुई। अगर आप पहली इस डायग्राम पर गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप और यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप में फर्क है। वहां पर एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के मुताबिक उतनी है, यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप में कुछ फर्क है। ये फिट हो सकती है मगर अभी भी इसमें जगह है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, the shape of the active site is flexible and not completely complementary to substrate, but once the substrate start to bind at active site and induce the change in shape of active site and make it completely complementary for substrate। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, एक्टिव साइट एंजाइम की परमानेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, और एग्जैक्ट कंप्लीमेंट्री नहीं है सबस्ट्रेट के। लेकिन जब सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है एक्टिव साइट में, तब एक्टिव साइट जो है उसके मुताबिक अपनी शेप को चेंज करती है।
कंप्लीटली कम्प्लीमेंट्री बनाती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद जो है बाकी मैकेनिज्म वही है कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाती है और एक्टिव साइट वापस उसी शेप में आ जाती है। अब ये जहां मैंने ये सर्कल लगाया, यहाँ देखिए इसकी शेप एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के मुताबिक हो गई हुई है, लेकिन जब ये निकल कर प्रोडक्ट गई है तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट की शेप है वो दोबारा वैसी होगी जैसी शुरू में थी। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को भी फैसिलिटेट कर सकता है, एक से ज्यादा सबस्ट्रेट उसके लिए हो सकते हैं सिमिलर। सो अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के क्या कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन यही है कि लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट को कहा गया है कि इट इज रिजिड एंड इट इज फिक्स्ड, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में कहा गया कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड नॉट कंप्लीटली कम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। लॉक एंड की जो है उसमें वो कहता है कि एक्टिव साइट में देयर इज नो चेंज इन एक्टिव साइट, जबकि इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि यस देयर इज अ चेंज इन एक्टिव साइट adjust itself according to the substrate and then make itself complementary to the for substrate, और बाद में फिर वैसी हो जाती है। तो सी these are the two differences between these two models of enzyme action। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में लॉक-इन की और इंड्यूस फिट मॉडल जो है, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये दोनों मॉडल बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और एंजाइम वर्क कैसे करता है। और इन दोनों जो मॉडल्स हैं लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट मॉडल, इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा है, वो है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, मींस time course of reaction, how the time course experimentally proved। बेसिकली इस टॉपिक में ये बात की गई है कि कैसे एंजाइम जो है वो अपने तमाम एक्टिव साइट्स को यूज करता है और कैसे किसी भी रिएक्शन को आप एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के लिए मोस्ट सूटेबल है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है उससे ये पता करने की ज़रूरत होती है कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो कितने वक्त में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और आपको नेस्ले कंपनी ने हायर किया है। ये कंपनी आपको पैसे दे रही है 4 से 5 लाख पर मंथ सैलरी, और आपसे डिमांड ये कर रही है कि हमें जो फर्मेंटर्स हैं जिसमें 1000 लीटर मिल्क को आपने योगर्ट में चेंज करना है, तो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया, उनके जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स आपको आर्टिफिशियली मिल जाएंगे, सिंथेटिक बने हुए मिल जाएंगे। तो आप हमें ये बताएं वर्किंग करके कि कौन सा एंजाइम जो है वो जल्द ही बहुत कम वक्त में इस मिल्क को योगर्ट में चेंज करेगा, और ना सिर्फ जल्दी प्रोडक्ट में चेंज करे बल्कि सस्ता भी हो, चीप भी हो। तो बीइंग ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप अपनी लैब में डेफिनेटली तमाम एंजाइम्स जो उस ग्रुप के हैं उनको आजमाएंगे विद द सबस्ट्रेट और मिल्क को योगर्ट में चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि किस एंजाइम के साथ उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई है और कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रिएक्शन भी हाई दे, प्रोडक्ट भी जल्दी बनवा दे, मगर चीप भी हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको कैसे देखना है
कैसे मैंने एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है उसको मेजर करना है। तो इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है ये आपके पास इस ट्यूब में है, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब है और ये डिलीवरी ट्यूब इस कंटेनर में जा रही है। सबस्ट्रेट है आपके पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और एंजाइम जो आप यूज कर रहे हैं, एंजाइम आप यूज कर रहे हैं पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो यकीनन कैटालाइज करेगा H2O2 को, और H2O2 ब्रेक होगा वाटर में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब के जरिए इस कंटेनर में एक्युमुलेट होगी या स्टोर्ड होगी। तो आपको एक खास वक्त के बाद पता चल जाएगा कि मैंने एंजाइम इतना डाला था, इतने cm³ वॉल्यूम मैंने H2O2 का डाला था, और इतनी देर में सारी H2O2 ब्रेक हो गई थी और ऑक्सीजन इतना वॉल्यूम जो है मुझे यहाँ पर इतने टाइम में मिल गया था प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि हम प्रोडक्ट जो है उसको मेजर कर लेते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है वो कितनी टाइम में प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में हमें देता है। इस एक्सपेरिमेंटली वर्क को हर एंजाइम के साथ आपने कैरी आउट करना है। तो जो एंजाइम कम वक्त में आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा उसकी एफिनिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी इस सबस्ट्रेट के साथ मैक्सिमम है। तो हमने इसको समझने के लिए ये कहा है कि आफ्टर 30 सेकेंड in the beginning of reaction all the enzymes active sites are occupied completely। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 30 सेकंड में तकरीबन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि तमाम एंजाइम जो आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं विद सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और एट दैट पॉइंट जब एंजाइम तमाम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ जो है वो फिल अप हुई हुई है, ऑक्युपाइड हुई हुई है, at that time enzyme is working at its maximum possible rate and this is known as a Vmax। V stand for velocity। तो यहां पर भी ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी नीचे ग्राफ में लिखी हुई है और इधर Vmax दिया हुआ है, और Vmax जो है ये पॉइंट है जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो चुके हैं। So Vmax is the maximal reaction rate or velocity of enzymatically catalyzed reaction when the enzyme is saturated its substrate। तो Vmax वो पॉइंट है और ये फर्स्ट 30 सेकंड में अचीव हो जाता है। तो फर्स्ट 30 सेकंड में तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट विद सबस्ट्रेट फिल अप हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं। दिस इज नोन एज अ Vmax। अब जो Vmax है वो डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं H2O2 को ब्रेक करने के लिए कैटालेज एंजाइम कैरेट जूस में से ले लूं, एप्पल जूस में से ले लूं, पोटैटो जूस में से ले लूं, और सेलेरी जो वेजिटेबल है उसका जूस निकाल के ले लूं, और इन सब का सेम वॉल्यूम इन जूसेस का जो है वो मेरे पास हो और उसमें मैं H2O2 डालूं, तो डेफिनेटली डिफरेंट मेरे पास रिजल्ट आएगा। और Vmax जो है वो फर्स्ट 30 सेकंड पर टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड मेरे पास डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है डेफिनेटली वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ Vmax।
और वी मैक्स जो है बेसिकली इट्स गिव अस द टर्नओवर रेट एज वेल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन को हम यहाँ पर भी लेते हैं ब्रेक, और एक ब्रीफ सी रिवीजन आपको करवा देते हैं कि हमने सबसे पहले आज डिस्कस किया था एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसमें हमने एक्टिव साइट की, बाइंडिंग कैटालिटिक साइट की बात की थी, एक्टिवेशन एनर्जी की, और इसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। इसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर बात की कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडल हमें क्या बताता है एंजाइम के काम करने के तरीक़ेकार के बारे में, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। और इसके बाद हमने आखिर में बात की थी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन की, कोर्स ऑफ रिएक्शन की, कि वी मैक्स क्या होता है। वी मैक्स वो पॉइंट है जब तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं एंजाइम की, और मुकम्मल सैचुरेशन होती है उस सोल्यूशन में एंजाइम्स की, और एट दिस पॉइंट एंजाइम्स आर सैचुरेटेड, इट इज़ नोन टू बी अ वी मैक्स। और ये फर्स्ट 30 सेकंड में हर रिएक्शन में होता है। एंजाइम्स का एक्टिव साइट में अटैच होना एक अलग बात है, और उसके बाद उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी से प्रोडक्ट का बनना कितना टाइम लेता है और बात है। इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वी मैक्स जो है, जिसमें हमने एग्जांपल अभी ये देखी है कि H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उस पर हमने कैटालेज एंजाइम्स या पेरोक्सीडेज एंजाइम्स को एक्ट करके प्रोडक्ट हासिल की। तो अगर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हों, कोई ऐसे एंजाइम एक्शंस हों या एंजाइम रिएक्शंस हों जिसमें प्रोडक्ट जो है वो उसी सोल्यूशन में रहे, इसमें तो जो प्रोडक्ट थी वो सेपरेट होकर मिल रही थी हमें, और हम आसानी से मैयर कर पाए थे इसको कि ऑक्सीजन इतनी इस एंजाइम ने हमें दी है इतने वक्त में, और दूसरे एंजाइम ने इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया इस वक्त में। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो सोल्यूशन के अंदर ही रहे, फिर हम उसे कैसे मैयर करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? तो उसके लिए हमारे पास तरीका है माइकलिस मेंशन केएम, कि हम केएम के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।